कठिनाइयों का अर्थ आगे बढ़ना है, न कि हतोत्साहित होना। कठिनाइयों का अर्थ आगे बढ़ना है, न कि हतोत्साहित होना। मानवीय भावना का अर्थ द्वंद्व से और अधिक मजबूत होना होता है। मानवीय भावना का अर्थ द्वंद्व से और अधिक मजबूत होना होता है। नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन में, जहां पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिसमें आज हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उस सेक्टर में हम लोग आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस डिस्कस से आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होगी उसमें आपको बहुत ही लाभ होगा। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसा पूर्व समय के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को उसका कमेंट करना है, उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं समय को नहीं बर्बाद करते हुए। चलिए, और जो नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। चलिए देखिए, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया निर्देश कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सही तो जैसे 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको सही बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उसमें से जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन चुनना है, उपयुक्त सबसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना सीटेट एग्जाम में। ओके, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, पहला नंबर क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग देखिए, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, सब कोई आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो लेट से भी आए जल्दी से क्लास को शुरू कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, तो देखते हैं इसको हम लोग। सीखने संबंधी नियोगिताएं। नियोगिताएं का मतलब होता है जो अक्षमता होती है, सीखने में जो अक्षमता होती है वो किस कारण से होती है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन है सीखने संबंधी नियोगिता। यहाँ नियोगिता का मतलब है क्या है, जैसे कोई किसी को जो बीमारी होता है, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, इस टाइप का जो बीमारी होता है वो किस कारण से होता है। ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है मतलब डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, ये सब बीमारी है तो अभिभावकों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित, मतलब उसके माँ बाप या गार्जियन उससे ग्रसित हैं तो बच्चे को भी होने की संभावना है। दूसरा है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि औसत से श्रेष्ठ है उसमें पाया जाएगा। तीसरा है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, तो लड़कियों की तुलना में लड़कों में ऐसा नहीं है, ये तो लिंग भेदभाव ये तो होगा नहीं। चौथा, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आपके पास बचता है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, मतलब जो औसत बुद्धि लब्धि होता है उससे श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि बच्चों में पाई जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत ही कंट्राडिक्शन है, बहुत सारे बुकों ने, बहुत सारे अलग अलग ने, सब ने अलग अलग आंसर इसका किया है, लेकिन आपका जो आंसर होगा सबसे परफेक्ट कि वो 1 नंबर होगा, कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो, मतलब उसके माँ बाप या उसके दादा दादी इस टाइप की बीमारी से ग्रसित हैं, तो उसका हेरिडिटी उस बच्चों में आ जाने के कारण से ज़्यादातर ये समस्याएं पाई जाती है। तो जिन लोगों ने 1 इसका आंसर दिया उसका सही है, तो हम लोग 1 लेके चलेंगे। ओके, और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों को में पाई जाएगी कोई जरूरी नहीं है, कम बुद्धि वाले बच्चों में डिसलेक्सिया, एलेक्सिया बीमारी पाई जा सकती है। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बीमारी से रिलेटेड है और ये मैंने आपको बताया था। तो जिन लोगों ने क्लास किया था पिछले क्लास को देखिए, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन सभी सेट में आ रहा है। देखते हैं, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है, मतलब कोई बीमारी है, ग्रसित है, वह साव, ऐसे साव को वाज पड़ता है, मतलब उसको पढ़ने में समस्याएं हो रही है, साव को वाज पड़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर और में अंतर नहीं कर सकता है, तो वो किस बीमारी से हुआ।
डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, सब जम्बलिंग विकार नहीं है, जम्बल नहीं करना है। डिसलेक्सीमिया, ये सब बीमारी नहीं है। ठीक है, आपका जो बीमारी है, जो वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, साव को वाज पड़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसे पढ़ने में समस्या। और जब पढ़ने में समस्या किसी भी चीज को होता है तो क्या, कौन बीमारी हम लोग बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। जिन लोगों ने दो दिया है उसका सही है। ओके, तो बीमारी से जो अभी शिक्षण अभिक्षमता होती है, वो कोई जरूरी नहीं किस बच्चे को हुआ, वो एक तेज बच्चा भी हो सकता है, भुसगल बच्चा किसी को भी हो सकता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत बढ़िया हम लोग आज जवाब कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो कूट वाला है, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं कूट नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम है। तो मतलब जो चिंतन सूचना प्रक्रमण है उसका क्या क्रम होगा? आप लोग ऑप्शन देख लिए हैं आपका, फिर यहाँ नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ। गो घो खो को होगा, गो घो खो को होगा, खो गो, मतलब ये आपका एक सीक्वेंस है, सबसे पहले कौन आएगा? तो आप लोग एक सीक्वेंस बताइए, 1 2 3 4 जो है कौन सीक्वेंस में आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कीजिए, है ना। तो एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन रहा, आपको दिख रहा है सबको? ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग देख लिए, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप लोग। चलो देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन जो भी बच्चा करता है तो क्या सीक्वेंस होता है? ओके, तो यहाँ पे सबसे बेटर जो होगा, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं ये बताइए हमको, कि वो पूर्व प्रक्रमण, जो भी पहले के जो चीजें हैं उससे पहले उस चीज को जोड़ते हैं। तो मतलब क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? सबसे पहले आ रहा है गौ नंबर, आपका गौ आ गया है पहला। ठीक है, उसके बाद मतलब पूर्व प्रक्रमण जो भी प्रीवियस नॉलेज है, उसके बाद वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को श्रेणी क्रम सीक्वेंस लगाते हैं, तो उसके बाद आता है घ नंबर, श्रेणी क्रम करते हैं। उसके बाद वो आ जाते हैं आपको जाकर के गौ घ के बाद आ जाते हैं प्रतिक्रिया चयन, मतलब वो रेस्पॉन्स देते हैं क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। तो रेस्पॉन्स वाला किस में है? ख में है, ख हो गया। और उसके बाद वो करते क्या है, लास्ट में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, और उस चीज का फाइनल डिसीजन क्रिया करना वो शुरू करते हैं, तो आ जाता है क। तो गौ घ ख क, तो किस ऑप्शन में है? 2 नंबर में है। तो जिन लोगों ने 2 दिया है इसका आंसर उसका सही है। ये एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। आप लोग को जो जितना आ रहा है आप लोग बनाइए, सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। मैं सभी क्वेश्चन को डील पार्टिकुलर करता हूँ, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। चलिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ऑप्शन है, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं की दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, क्या उसमें गुण होता है? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बात मानते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी नहीं है तो बहिर्मुखी होते हैं, यह भी गलत हो गया। अपनी आवश्यकताओं की को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, यह भी गलत है। तो सही कौन हो जाए? 1 नंबर। तो जिन लोगों ने 1 दिया है वो उसका सही है। ओके, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, सभी कोई आ गए हैं। जहां से आए हैं आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसको। आंशिक पुनर्बलन,
ऑप्शन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है, आंशिक पुनर्बलन, मतलब जो पुनर्बलन जो होता है रेनफोर्समेंट होता है, जो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक शिक्षा में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, जब कोई बच्चा कोई गलती करता है, कुछ सही करता है, उसको उसी को ठीक है हम लोग बोलते हैं, पुरस्कार देते हैं या फिर उसे शाबाशी देते हैं, अच्छा बात करते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, तो इस टाइप का होता है। तो ये जो है आपका है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। मतलब क्या, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम, मतलब अगर हम लोग सतत कंटिन्यूस दें और कभी कभी दें, मतलब अगर किसी को हम लोग पुरस्कार देते हैं या फिर किसी को हम शाबाशी देते हैं, कभी कभार अच्छा काम कर रहा है, सब दिन अच्छा काम कर रहा है, कभी कभार बीच में दे दिए, नहीं, ये अगर कंटिन्यूस वे में देंगे तो उसका पुनर्बलन ज़्यादा होगा। तो आंशिक पुनर्बलन का मतलब है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसे क्या करना है आपको, 2 नंबर आंसर करना है। तो जिन लोगों ने 2 इसका आंसर किया उसका क्या है, सही है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और ये बीमारी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो मैं अब बीमारी का एक सीरीज देकर के आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा एकदम स्पेशल फॉर, और एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे, देखिए यहाँ पे शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे की बात कही जा रही है, लेकिन इस चीज को भी आप लोग को ध्यान देना है कि बीमारी है, ये क्या है, शारीरिक से अक्षम बच्चे को समानता होता है, कौन बीमारी होता है, तो जैसे डिस्कैल्कुलिया, ये तो मैथ से संबंधित, डिस्लेक्सिया बोलने से पढ़ने समझ है, और जहाँ लिखने की बात होती है तो वहाँ ग्राफिया होता है, और जब लिखने में समस्या हो रही है मतलब वो शारीरिक रूप से समस्या है। और डिस्थीमिया जो होती है ये डिप्रेशन का एक तरह का बीमारी है। डिस्थीमिया क्या होता है, एक डिप्रेशन है, जो बच्चे डिप्रेस होते हैं 2 साल तक, उसमें अगर इस टाइप का बीमारी होता तो आपको पता नहीं चलेगा वो डिप्रेशन में है। तो इसलिए डिस्थीमिया को हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये डिस्थीमिया डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। तो आपको किसको लेकर चलना पड़ेगा, जल्दी बताइए। डिस्ग्राफिया, वेरी गुड। डिस्ग्राफिया क्या है, लिखने संबंधित समस्या है, तो जिन लोगों में ये समस्या होती है उसे पता चलता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है। और ये जो आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में, सभी एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए आप लोग सोच समझ के अच्छा से आंसर कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, और सही समझ से आंसर कीजिए। मैं फिर इसके बारे में बताता हूँ आप लोग को। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब, जिन जिन लोगों का सही हो रहा सभी को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा आप लोगों का आंसर आ रहा है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, सब अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग, किशोर डैश का अनुभव करते हैं। किशोर मतलब जो है एडोलसेंस होते हैं बच्चे, जो किशोरावस्था में होते हैं, जीवन के प्रति के बारे में परितृप्ति के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, तृप्ति का भाव, तृप्ति का भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। फिर आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, बचपन में जो अपराध है उसके प्रति डर किशोर में उतना नहीं होता है। आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि का भी भाव होता है लेकिन उतना नहीं होता है। तो सबसे अधिक समस्या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, उसे चिंता होता है। और किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं, मैं सुंदर दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, क्या क्या समस्याएं हो रही है, शारीरिक समस्या हो या फ्यूचर के बारे में समस्या हो, हम क्या लें, कौन सब्जेक्ट लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट निकालना है, यूपीएससी निकालना है, तो इस सब समस्याएं होती है। तो इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, 2 नंबर। तो जिन लोगों ने 2 दिया है उसका क्या है, सही, किशोर का अनुभव कर सकते हैं, तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ गए हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बार आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत बार रिपीट होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, पहले आपने जवाब दे दिया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, गतिक मतलब मोशन, उसमें क्या है, गति होगा, लेकिन सूक्ष्म है, छुपा हुआ है, इस चीज को देखिए, छोटा है। फुदकना ये भी गति है, दौड़ना ये भी गति है, चढ़ना ये भी गति है। मैं नहीं कह रहा हूं सब में गति है, लेकिन सूक्ष्म गति कौशल किसमें है, लिखने में है। अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये क्या है, सूक्ष्म गति कौशल हो रहा है। स्लो मोशन में हम लोग लिख रहे हैं या फास्ट लिख रहे हैं, तो ये क्या है, गति कौशल है। तो जिन लोगों ने 3 दिया है, इसका उसका सही है आंसर। ओके, 3 हो जाएगा लिखना। बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहा है, सभी को शुभकामनाएं। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वेरी गुड। चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की जी का जो सिद्धांत है वो सहयोग पर अधिक बल देते हैं। मतलब कोई भी काम सहयोग के द्वारा ज्यादा आसानी से होता है। बच्चों बच्चों में सहयोग करें, एक दूसरे का हेल्प करें, शिक्षक एक दूसरे शिक्षक का हेल्प करें, बच्चे एक दूसरे बच्चे का हेल्प करें, है ना, ग्रुप में पढ़ें, तो ये सब क्या है, तो सहयोगात्मक। सहयोग जो है समस्या का समाधान करता है, यूनिटी। कोई भी समस्या आपके सामने आ गई है, घर के सभी सदस्य या आपके सभी कोई मिलकर उसका समाधान करेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगा, है ना। जैसे अभी हम लोग एक बीमारी से लड़ रहे हैं, उसे दूर करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। इसी में अगर कुछ अगर डाइवर्सिटी हो जाएगा, अगर भिन्नता होगी, तो क्या होगा, समस्याएं कम जल्दी ठीक होगी। ओके, तो वैश्विक सिद्धांत निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, मतलब सहयोग की समस्या का समाधान। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से कार्य देना नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना नहीं, ये भी नहीं है। बच्चे बच्चे की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ये भी नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, सहयोग 1 नंबर। तो जिन लोगों ने 1 आंसर दिया उसका क्या है, सही है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया आपके सामने, और ये सिर्फ सीडीपी में नहीं, लैंग्वेज का पेपर में भी पूछा जाता है। तो आपको बताना इसका जवाब। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो देखिए, वाक्य तो होगा नहीं आपका, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है आपको, जो स्वनिमों का न्यूनतम क्रम रूपीम होता है। ये जो रूपीम है, स्वनिम स्वनिम का रूपीम जो है, स्वनिम से क्या है, जल्दी बताइए। रूपीम स्वनिम से बड़ा है, तो हमको सबसे छोटा इकाई जानना है। और संकेत प्रयोग विज्ञान, ये जो प्रोग्रामेटिक्स होता है, मतलब व्यावहारिक, मतलब जो हम लोग गेस्चर करते हैं, संकेत देते हैं, ये हो गया। ये तो सबसे छोटा इकाई है नहीं। वाक्य तो सेंटेंस हो गया आपका। रूपीम और स्वनिम ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो आप लोग ये जान जाइए, जो रूपीम है स्वनिम से क्या होता है, बड़ा होता है। स्वनिमों का ही छोटा छोटा अंश मिल करके एक रूपीम बनता है। तो आपका जो स्वनिम होगा, तो स्वनिम क्या है, आपका सबसे छोटा इकाई होता है भाषा का। 3 नंबर जिन लोगों ने दिया है उसका क्या है, सही है। स्वनिम अकेले कोई अर्थ नहीं निकाल सकता है, एक से अधिक स्वनिम मिलके एक रूपीम का प्रयोग करते हैं, और रूपीम से अलग अलग शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो 3 नंबर जिन लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने दिया है, सबका क्या है, सही है। सभी को धन्यवाद। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। और ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दिया हूँ।
जो लोग नहीं जानते मैं उसके भी बता देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको बनाइए। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है, चलिए मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। IQ बराबर MA बाय CA मल्टीप्लाई 100। जिन लोगों ने नहीं जाना है इस फॉर्मूला को, इससे आप लोग जल्दी से बनाइए। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट बटा MA मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो इसमें देखिए 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। आपका बुद्धि लब्धि यहाँ पे IQ बुद्धि लब्धि इसी को बोलते हैं। IQ 75 दिया हुआ, 16 वर्ष से बच्चा मतलब CA दिया हुआ 16 ईयर। आपको मेंटल एज मानसिक आयु पूछा जा रहा है, तो जल्दी इस फॉर्मूला बैठाइए। बहुत बढ़िया, सबका जवाब आने लगा है, वेरी गुड। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसमें, पूरा माजरा देख लेते हैं, है ना। इस फॉर्मूला को देख लिए, मैं इस पर पुट करता हूँ वैल्यू को। देखिए IQ कितना दिया हुआ 75 दिया हुआ है, और यहाँ पे MA पूछा जा रहा है, तो MA हमको नहीं पता, MA का MA लिख दिए। CA क्रोनोलॉजिकल एज या 16 वर्ष से बच्चा मतलब जो रियल एज होता है 16 ईयर दिया हुआ, मल्टीप्लाई क्या है 100। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ से कुछ कट रहा है आपका, 4 से कटा सकते हैं यहाँ पे, 4 4 जा 16 और 4 से जल्दी बताइए क्या होगा। ये 4 से 25 टाइम्स है, वेरी गुड। और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 4 बाय 25। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 75 मल्टीप्लाई क्या हो जा रहा है 4 बाय, ये 25 इधर आता है, 25 से कट जाएगा, 25 दिया 75 हो गया, 4 से 12 कितना आ रहा है 12। तो जिन लोगों का 12 आया है उनका क्या है सही है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 12 कितना आ रहा है हमारा 12 आपका 4 नंबर ऑप्शन है, तो ये हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको निश्चित ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए जो मैंने लिखा दिया हूँ। IQ बराबर MA बाय CA मल्टीप्लाई 100। इसमें से तीन जो है आपको सवाल, इसमें से एक नहीं दिया रहेगा तो दो दिया रहेगा, तो उससे आप एक निकाल सकते हैं। ओके, चलिए बहुत लोगों ने अच्छा जवाब दिया है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। वेरी गुड, देख लेता हूँ उसको। बुद्धि लब्धांक जो IQ समानता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। तो देखिए पूर्ण रूप से, उच्च रूप से, मध्यम और कम से कम। तो मैं बताता हूँ जो बुद्धि लब्धांक होता है, कभी भी जो बुद्धि लब्धांक होता है मतलब कि आपका बुद्धि लब्धांक समानता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन के संबंधित है, वो उच्च होता है। क्यों, क्या आप लोग देखे होंगे जो MA होता है ऑलवेज, MA जो मेंटल एज होता है CA से क्या होता है बड़ा होता है। इस कंडीशन में तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे उच्च। जिन लोगों ने 2 आंसर किया है वो सही है, बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ओके, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा आप लोग तैयारी कर रहे हैं और सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया सबका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड, चलिए सभी में कंपटीशन आज लगा हुआ है, कौन पहले आंसर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए सबसे अधिक मोटिवेट करता है। आपका ऑप्शन है बाह्य कारक, जो बाह्य कारक है। दूसरा है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, मतलब अगर मैं असफल तो नहीं, जो मैं परीक्षा दूंगा असफल तो नहीं, इसलिए मुझे पढ़ना है, ये बात है। तीसरा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, मतलब कि वो छोटा सा लक्ष्य प्राप्त किए करना है
तो उससे अभिप्रेत होना। तो छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा लक्ष्य को नहीं, ऐसा नहीं, बड़ा लक्ष्य रहेंगे तो उसके लिए अधिक हम लोग काम करें। सबसे बड़ा बात है क्या, 4 नंबर, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। वेरी गुड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, ठीक है, सबसे अधिक मोटिवेट कब होते हैं कि अगर मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो कैसा अनुभव हो। जैसे अगर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगा हुआ है, और जब मुझे वो पानी मिलेगा, मुझे वो जब भूख मिलेगा, भूख के लिए जो खाना मिलेगा, उसे खाने के बाद जो संतुष्टि होगी कितना अच्छा होगा। उसके लिए हम लोग भर दिन काम करते हैं, खाना और पानी का व्यवस्था करते हैं। उसी तरह से अगर आप लोग जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप ये फील कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप जो वो एग्जाम पास कर जाइएगा, आप जो वो एग्जाम निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो संतुष्टि होगी, जो उसका स्वादन होगा, कितना अच्छा होगा। ये सबसे अधिक आपको मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग हमेशा काम करते हैं और एग्जाम का तैयारी करते हैं। ओके, तो 4 नंबर जो है वो सही है आपका। तो बहुत ने सब सही जवाब दिया है, सभी को धन्यवाद। 14 नंबर आ चुका है आपका। चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय। सिवाय सिवाय में देखिए, सिवाय हो, केवल हो, नहीं हो, अलावा हो, ये नेगेटिव वर्ड है। तो आपको ये क्लियर कर देना है, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। तो विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात सही है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन क्या होता है, मतलब कि जो बच्चे सीखे हैं एक ही तरह के आकलन नहीं, प्रश्न विधि से, इंटरव्यू से, अलग अलग तरीके से हम उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं, तो ये भी बात सही है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, मतलब जो संवेगात्मक बुद्धि है, मतलब जो है इमोशनल जो आपका नॉलेज है, बुद्धि लब्धि IQ संबंधित नहीं है, ये संबंधित होता है। ये यहाँ नहीं कहा, गलत बात है, यहाँ होना चाहिए, अगर नहीं यहाँ पे है मतलब ये होता है, ये गलत है। चौथा है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रिया का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ये बात भी सही है। बुद्धि प्रक्रमण क्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक समस्या समाधान के लिए किया जाता है, मतलब बच्चे समस्या समाधान कैसे करते हैं उसके लिए करते हैं। तो 4 भी सही है। तो गलत क्या है, 3 नंबर। तो 3 नंबर जिन लोगों ने आंसर दिया उसका क्या है, सही है। ओके, चलिए, वेरी गुड। एंड today's last question is, it's a very big question, so read carefully. I slide the question when you read first line. Okay, चलिए, और है सब कोई। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार, मतलब जो अमीर परिवार होते हैं, धनाढ्य परिवार का मतलब क्या होता है, जो अमीर परिवार होते हैं, तो लिया जाता है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अलौकित होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब कि 2 जुड़वा भाई हैं, एक को अमीर बच्चे मतलब अमीर गार्जियन ने गोद लिया, दूसरे को गरीब गार्जियन ने, दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, चलिए, तो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। पहला है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, मतलब जो गरीब परिवार से अधिक अमीर परिवार वाला अंक प्राप्त करेगा किसी परीक्षा में, ऐसा बात हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। वेरी गुड। तो दूसरा ऑप्शन है आपका, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तीसरा है, धन सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, मतलब कि धनी सामाजिक, मतलब जो अधिक धनी सामाजिक परिवार है वो अधिक अंक लाएगा, गरीब वाला मतलब गरीब वाला ज्यादा लाएगा, तो ये बात भी नहीं हो रहा है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। वेरी गुड, मतलब IQ जो होता है उसका अमीर या गरीब से मतलब नहीं होता है, गरीब में भी IQ लेवल अधिक वाला बच्चा हो सकता है, या फिर अमीर में भी IQ लेवल कम वाला बच्चा हो सकता है, तो डजंट मैटर। तो IQ जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, इसमें बुद्धि लब्धि में इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिन लोगों ने भी इसका आंसर 4 दिया है उसका सही है। इसलिए कभी भी ये आप मन में नहीं रखिए कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। अब जो भी है आपका IQ लेवल
ज़्यादा या कम हो सकता है, बस आप जहाँ हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसे ईमानदारी से और अच्छे ढंग से कीजिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरे पे ध्यान नहीं दीजिए, आप जो हैं, कौन कितना तेज है डजंट मैटर, आप सबसे अधिक तेज हैं। आप अपने आप से कंपैरिजन कीजिए, ऑलवेज सोचिए कि मुझ में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, और दूसरे का बात आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, दूसरे का देखा सीखी नहीं कीजिए, आप सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो आज का सेशन में आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट होता है तो निश्चित आप लोग कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इससे आपको लाभ हो रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, कि आपको प्रत्येक दिन ये नोटिफिकेशन मिले और प्रत्येक दिन जिस तरह से वीडियो मिलता है। ओके, सभी को धन्यवाद।